हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें अभी आप देख रहे हैं आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंडअप। जी हाँ दोस्तों, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी दूसरी सोर्सेज से वो सारी न्यूज़ जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में और इसी तरह के दूसरे एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स में आने के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ स्टैटिक का वो पोर्शन जो इन न्यूज़ के करंट अफेयर्स में आ जाने की वजह से अब रेलिवेंट हो गया है, उस सब पर एक सरसरी निगाह डालते हुए बहुत ही कम समय में हम आज की सारी करंट अफेयर्स से अप टू डेट हो जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको दूंगा 6 हाई पावर्ड एमसीक्यूज़। जी हाँ, वो एमसीक्यूज़ हाई पावर्ड इसलिए हैं क्योंकि उनके 100% चांस हैं कि वो यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में आ जाएं। कोई भी रैंडम एमसीक्यू नहीं है। आज की सारी न्यूज़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ अगर आपके पास समय की कमी है तो आने वाले 2 मिनट में करंट अफेयर्स कैप्सूल के जरिए आप सिर्फ एक स्लाइड पढ़ के आज की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से अप टू डेट हो जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में और आने वाले 5 मिनट तक आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स कैप्सूल से अप टू डेट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी फ्रंट स्क्रीन पर हम क्या देख पा रहे हैं। आज इंटरनेशनल टाइगर कंजर्वेशन डे है, या इसे शॉर्ट में आप वर्ल्ड टाइगर डे कह सकते हैं। टाइगर से रिलेटेड भारत सरकार की स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज हुई है, जिससे बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं। और वो हर आंकड़ा इतना महत्वपूर्ण है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी वीडियो में आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आज की सबसे पहली न्यूज़ मैं वही कवर कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं हम आज के हाई पावर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये सवाल बन रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इनके आंसर जानने हैं तो वीडियो के एंड में मैंने आंसर्स दिए हुए हैं। बहुत अच्छा होगा अगर आप पूरी वीडियोस देख के अंत में आंसर तक पहुंचें, जिससे कि सारी डिस्कशन जो न्यूज़ की होगी आज के करंट अफेयर्स के वीडियो में, उससे आप पूरे मन में आपके क्लियर पिक्चर बन जाएगी माइंड में कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या पॉइंट है, और वो क्वेश्चन हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसी समय तुरंत वीडियो के एंड पर जाके देख सकते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर क्या है। आप खुद ही देख सकते हैं, ये बहुत ही हाई क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, कोई भी रैंडम क्वेश्चंस नहीं है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पर। हु अमंग द फॉलोइंग कैन टेक अ कॉल ऑन असेंबली इलेक्शन डेट्स? ए, गवर्नर ऑफ अ स्टेट, बी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अ यूटी, सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और डी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आर्टिकल 239 ए रिसेंटली इन द न्यूज refers to A, special status of Delhi, B, power of LG in JNK, C, disaster management act, और D, state election commissioner। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। इंडिया रिसेंटली हेल्प बिल्ड द सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑफ अ कंट्री। इट वॉज इनॉग्रेटेड इन द सिटी ऑफ ए, कैनबरा, बी, जोहान्सबर्ग, सी, किगाली, या डी, पोर्ट लुइस। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है लेटेस्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड टू प्ले फॉर एनबीए, द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इज ए, धर्मपाल सोडी, बी, जयवीर नानावटी, सी, प्रिंसपाल सिंह, और डी, वीरेंद्र महिवाल। Now, fifth question is Project Tiger in India was started in the year of A, 1945, B, 1962, C, 1975, और D, 1999। उसके बाद final question of the day is number of tiger reserves in India is A, 30, B, 40, C, 50, और D, 60। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पर आंसर्स की तरफ जाने वाले हैं वो आंसर्स की तरफ चले जाएं, बाकी लोग मेरे साथ चलें आज के करंट अफेयर्स कैप्सूल में। देखिए, आज की सारी करंट अफेयर्स में जो छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, जो अपने आप में एक पूरा आर्टिकल नहीं है पर छोटी पॉइंट्स हैं जो बहुत आसानी से एमसीक्यूज में आपसे पूछी जा सकती हैं, उनको मैंने कलेक्ट करके करंट अफेयर्स कैप्सूल बना दिया है उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम थोड़ा कम है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम आज की करंट अफेयर्स का कैप्सूल ले लेते हैं। पहला इसमें देखिए पॉइंट है, इलेक्शन टाइमिंग्स आर द इलेक्शन कमीशन सोल रेमिट। सोल रेमिट का मतलब है कि पूरा पूरा उन्हीं का एकाधिकार है और कोई इस पर अपनी मतलब उंगली नहीं डाल सकता है और कोई इस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता है। यह बात इलेक्शन कमीशन ने कही। टेकिंग स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन, टेकिंग स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन एक इंग्लिश का फ्रेज है। इसका मतलब है अगर किसी बात पर आप स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हैं, आप अपनी बहुत वेहमेंट असहमति व्यक्त कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दिस। बहुत अच्छा फ्रेज है, आप आंसर राइटिंग में, इंटरव्यूज में, ऐसे राइटिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जेएंडके के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जीसी मुर्मू, उन्होंने महज कहा था कि अभी ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हो जाए जेएंडके में, उसके बाद हम चुनाव करवा देंगे। चुनाव करवाने में क्या है, इसी बात पर, इतना सा कहने पर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि चुनाव भाई कब होंगे नहीं होंगे ये हम तय करेंगे, आप बीच में इसमें कुछ मत बोलिए। ठीक है, तो इससे एकदम स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि चुनाव के डेट्स के बारे में इलेक्शन कमीशन ही फाइनल कॉल ले सकता है और कोई इसके बारे में कोई कमेंट तक नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको याद आ जाएगा कि जो हाई पावर एमसीक्यू में पहला सवाल था उसका जवाब अब आपको मिल चुका है। दूसरी पॉइंट पे चलते हैं। आर्टिकल 239 ए का जो क्लॉज 4 है वो बताता है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं, अगर वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार से किसी भी मामले पे डिसएग्री करते हैं
तो वो उस फैसले को राष्ट्रपति महोदय के पास रेफर कर सकते हैं फाइनल डिसीजन के लिए। अब इसमें राष्ट्रपति जी का जो फैसला होगा वही माना जाएगा। ये बात क्यों उठी? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगे हुए थे उनकी जांच कर रही है पुलिस और वो मामला कोर्ट में चल रहा है। उसके लिए जो एक पैनल ऑफ लॉयर्स अपॉइंट किए गए दिल्ली पुलिस द्वारा, उनको दिल्ली की सरकार ने नामंजूर कर दिया है, खारिज कर दिया है। अब इस बात पे ये कह सकते हैं कि द बॉल इज इन द एलजीज कोर्ट नाउ। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पाले में बॉल चली गई है, देखते हैं वो इस पर क्या फैसला लेते हैं। खैर, आपको दूसरे एमसीक्यू का आंसर मिल गया यहाँ पर। तीसरा पॉइंट देखिए, स्मोक टावर्स की बात हो रही है। दिल्ली में स्मोक टावर्स बनाने की बात थी, जिसमें आईआईटी बॉम्बे भी दिल्ली गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करने वाला था। अब आईआईटी बॉम्बे ने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। लेकिन स्मोक टावर होता क्या है, ये पॉइंट अब इंपॉर्टेंट हो गया है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, स्मोक टावर एक कुतुब मीनार, या कुतुब मीनार तो बहुत बड़ी मीनार हो गई, आप समझिए एक लंबी सिलिंड्रिकल टाइप की बिल्डिंग जैसी बनाई जाएगी, जिसमें कि एयर प्यूरीफायर होंगे, यानी हवा जब उनसे होके गुजरेगी तो वो हवा प्योर हो जाएगी। 3 लेयर के उसमें फिल्टर हुआ करेंगे। ठीक है, ऐसे दिल्ली में 2 प्लान किए गए थे, जिससे कि वो अपने आसपास के इलाके के 50% का पार्टिकुलेट मैटर का लोड कम कर देते। ठीक है, लेकिन अब फिलहाल वो नहीं बन पा रहे हैं। एनीवेज, स्मोक टावर क्या होता है यह अब आपको पता चल गया है। चौथा पॉइंट देखते हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनॉथ, ठीक है, ये भारतीय ओरिजिन के हैं, लग रहा है भारतवंशी हैं। इनका नाम देखिए, प्रवीण जगन्नाथ जैसा ही इनका नाम है। इन्होंने पीएम मोदी जी के साथ वर्चुअली, जाहिर बात है ना मोदी जी मॉरिशस गए हैं ना वो भारत आए हैं, इन्होंने मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में वहाँ के सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का उद्घाटन किया, जो कि भारत ने उनको सहायता देकर बनवाया है। ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग ऐसी 5 प्रोजेक्ट्स में से एक है जो भारत मॉरिशस को सहायता के तौर पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर एड के तौर पर कर रहा है। ठीक है, तो ये चौथे एमसीक्यू का आपको आंसर मिल गया, या शायद तीसरे एमसीक्यू का। एक एमसीक्यू का आंसर तो आपको मिल गया इससे, है ना। और इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि भारत इस तरह के प्रोजेक्ट्स इन देशों में क्यों इस तरह के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है, सपोर्ट करता है। ये हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का हिस्सा है। मॉरिशस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैरीटाइम कंट्री है इंडियन ओशियन रीजन में। वो कहीं चाइना को अपना बेस बनाने ना दे दे, और हर तरह से किसी भी नेवल मामले में हमारा साथ दे। हमारा बहुत ट्रांसपोर्ट होता है, बहुत ट्रेड होता है इंडियन ओशियन रीजन के रास्ते से, और भारत इंडियन ओशियन रीजन की एक इमर्जिंग सुपर पावर है। यहाँ तक कि अमेरिकी सरकार ने इंडो पैसिफिक अपनी नेवी की कमांड का नाम, अपनी एशिया पैसिफिक नेवल कमांड का नाम इंडो पैसिफिक नेवल कमांड कर दिया है। ठीक है, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि इंडियन ओशियन रीजन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में करंट अफेयर्स की और भी वीडियोस जब मैं अपलोड करूंगा, तब आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे भारत की विदेश नीति के लिए एकदम सेंटर पीस है इंडियन ओशियन रीजन। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। न्यूजीलैंड ने अपनी प्रत्यर्पण संधि, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, हांगकांग के साथ सस्पेंड कर दी है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन के बाद न्यूजीलैंड ये करने वाला अब चौथा देश बन गया है। ठीक है, इनमें से कौन से देशों ने चाइना के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि रद्द कर दी है, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आपको इन देशों का नाम याद रखना है। आने वाले समय में और भी देश इस लिस्ट में ऐड होते जा सकते हैं। मैं तो आपको बताता रहूँगा, आप भी नोट करते रहिए। ठीक है, 4 CEO, सुंदर पिचाई of Google, Mark Zuckerberg of Facebook, Tim Allen of Apple and Jeff Bezos of Amazon, they are set to appear before the US Congress together. अमेरिकी संसद में, वहाँ की संसद को कांग्रेस कहते हैं, इनको अपने सामने पेशी में बुलाया गया है। एक मामला चल रहा है, जो वीडियो को अंत तक देखेंगे उन्हें पता चल जाएगा मामला क्या है। अदरवाइज आप इन CEOs के नाम तो याद रख ही लीजिए, भूले भटके आपसे किसी एग्जाम में पूछ सकता है। यूपीएससी प्री में चांस कम है, पर फिर भी पूछा तो जा ही सकता है। ठीक है, फाइनल पॉइंट है, प्रिंस पाल सिंह जो है, ही इज द लेटेस्ट इंडियन प्लेयर टू बी प्लेइंग फॉर द NBA इन अमेरिका। ठीक है, तो चलिए जो यहीं से निकल रहे हैं उनको यहीं से नमस्ते, बाकी जो हमारे साथ आगे चल रहे हैं आइए चलते हैं, देखते हैं आज की पहली न्यूज़। मॉरिशस PM एंड मोदी जी, दे आर टू अनवेल सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग इन पोर्ट लुइस, है ना। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। 2016 में भारत सरकार ने मॉरिशस को एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज दिया था $353 का, $353 मिलियन का। ठीक है, इसी के तहत ऐसे 5 प्रोजेक्ट भारत वहाँ पर बना रहा है। ठीक है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये 4700 स्क्वायर मीटर की है, 10 फ्लोर है और 25,000 स्क्वायर मीटर में बनी है, और थर्मल और साउंड इंसुलेशन को ध्यान में रखते हुए बनी है। खैर, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए। पोर्ट लुई मॉरिशस की राजधानी है,
वहाँ सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग बनी है भारत की सहायता से। पीएम मोदी और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जॉइंटली और वर्चुअली इसका उद्घाटन किया। ठीक है, अगली न्यूज़ पर चलते हैं। देखिए ये आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट भारत सरकार ने जारी की है। मैंने नेट पे खोजा, मुझे तो उसका पीडीएफ मिला नहीं। ठीक है, शायद आने वाले दिनों में वो पार्लियामेंट की वेबसाइट पर आ जाएगा या किसी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री के वेबसाइट पर आ जाएगा। उसको आपको डाउनलोड करके पढ़ना है, या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अगर इसकी समरी निकालते हैं तो मैं उसको भी अपने वीडियो में शेयर कर लूँगा और उसकी डाउनलोड लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं आपको बता दूंगा, इससे गारंटी के साथ एक ना एक सवाल आने वाला है इस साल प्री में, लिख के ले लीजिए। ठीक है, इससे जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं, आइए आज हम उनको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर जी ने ये रिपोर्ट रिलीज की। ठीक है, स्टेटस ऑफ टाइगर्स रिपोर्ट 2018। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही पूछा जाएगा कि ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है। कोई सोच सकता है किसी यूएन बॉडी ने रिलीज़ की होगी, पर ये भारत सरकार ने ही रिलीज़ की है। ये ग्लोबल टाइगर डे यानी आज के दिन 29 जुलाई को ये रिलीज़ किया गया है और कहा गया है कि भारत में टाइगर्स की जो संख्या है वो 6% पर एनम की दर से बढ़ रही है। 1973 में देखिए ये यहाँ पर ये देखिए मेरे से एक मिस्टेक हो गई है, मैंने 1975 बता दिया है कि प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में कब शुरू हुआ। एक्चुअली 1973 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, तो उसको आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 9 टाइगर रिजर्व थे देश में जब 1973 में चालू हुआ। अब इंडिया में 50 टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, ये देखिए हर एक पॉइंट एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है। आज देश में 50 टाइगर रिजर्व हैं, ये भी अपना फाइनल एमसीक्यू था। 50 टाइगर रिजर्व्स हैं आज देश में। उसके बाद भारत जो है, जिन देशों में दुनिया में टाइगर पाए जाते हैं, तो भारत में 70% दुनिया के टाइगर हैं। ये भी अपने आप में कितनी बड़ी बात है। एक तो भारत ने टाइगर कंजर्वेशन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया ही है, इतने सारे टाइगर्स बढ़ रहे हैं हर साल। साथ ही साथ हम कह रहे हैं कि जो और दूसरे 13 देश हैं जहाँ पर कि टाइगर वाइल्ड में मिलते हैं, हम उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। हम उनको भी बताएंगे कि कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग करते हैं टाइगर कंजर्वेशन में। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि एक वाटर एंड फॉडर स्कीम चालू करेंगे वो रिजर्व्स के अंदर। तो इससे क्योंकि ताकि जो कम से कम जानवर जो हैं वो इस रिजर्व के बाहर जाएं और एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट उनमें बढ़ता जाए। अब जानवर रिजर्व के बाहर क्यों जाएगा, ये वीडियो में आने वाली स्लाइड में मैं आपसे बात करूंगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये टाइगर जो है, देखिए डीजी फॉरेस्ट संजय कुमार जी ने बताया कि जो टाइगर है इट इज़ एन अम्ब्रेला स्पीशीज़। अब हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में आ गए हैं। अम्ब्रेला स्पीशीज़ क्या होता है? कीस्टोन स्पीशीज़ तो हमने सुना था। अम्ब्रेला स्पीशीज़ गूगल करके रखिए, नोट करके रखिए। ठीक है, अम्ब्रेला स्पीशीज़ बता रहे हैं कि जो फूड पिरामिड के एकदम टॉप में है ये। ठीक है, बहुत सारे फूड चेन के टॉप में टाइगर होता है और अगर ये अम्ब्रेला स्पीशीज मेंटेन रहे, सुरक्षित रहे, तो पूरा इकोसिस्टम सुरक्षित रहता है, ऐसा वो कह रहे हैं। टाइगर्स के यहाँ पर होने की वजह से, टाइगर रिजर्व्स की वजह से देखिए वाटर रिजीम भी इन रीजन्स में इंप्रूव हो गया है। ग्राउंड वाटर टेबल इंप्रूव हो गया है यहाँ पर और दूसरी बॉडीज़ में। और यहाँ पर एक क्लाइमेट चेंज या हमारे क्लाइमेट में आप कहें एक बहुत ही फेवरेबल कंट्रीब्यूशन इन टाइगर रिजर्व्स ने मेंटेन किया है। तो अब हमारे देश में टाइगर पॉपुलेशन बहुत स्टेबल है, लेकिन ये रिपोर्ट कह रहा है कि अब जो पॉपुलेशन है वो जिन जिन एरियाज़ में कन्फाइंड है, अब थोड़ा कैपेसिटी के बाहर बात जा रही है। ठीक है, खास करके कह रहे हैं कि अलग अलग टाइगर रिजर्व जो है, टाइगर हैबिटेशन वाले एरिया हैं, वो आपस में कॉरिडोर्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। और ये जो कॉरिडोर हैं जिसके ज़रिए टाइगर एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व में जाते हैं, ये उतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं है। यहाँ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना बढ़ती रहती है। यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वगैरह भी चल रहे हैं। टाइगर्स को आप कन्फाइन करके एक जगह पे नहीं रख सकते। हर टाइगर का अपना एक एरिया मार्क किया हुआ रहता है, उसमें वो दूसरे टाइगर को आने नहीं देता है। तो इसलिए उनको काफ़ी ज़मीन की, काफ़ी जगह की ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि टाइगर ऑक्यूपेंसी, अब अगेन हम एमसीक्यू वर्दी पॉइंट में आ गए हैं कि टाइगर ऑक्यूपेंसी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में बढ़ी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सब्सटेंशियली टाइगर पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है और कर्नाटका के साथ इट रैंक्स हाईएस्ट इन टाइगर नंबर्स। यानी कि देश में सबसे ज़्यादा टाइगर्स किन राज्यों में है? मध्य प्रदेश और कर्नाटका में है। देश में टाइगर्स सबसे तेज़ी से कहाँ बढ़े हैं? मध्य प्रदेश में बढ़े हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में हालांकि टाइगर्स की संख्या कम हो गई है। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी स्टेडीली टाइगर्स की संख्या कम होती गई है। आपसे पूछ लेगा कि इन स्टेट्स में क्या हुआ है, क्या छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, मध्य प्रदेश में घटा है? आपको ये मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, ये पॉइंट आप बिल्कुल याद करके रखिए। और सबसे ज़्यादा कंटिग्यूअस यानी एक साथ जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं वो वेस्टर्न घाट्स में, नागरहोल, बांदीपुर, वायनाड, मुडुमलाई और सत्यमंगलम बीआरटी ब्लॉक। वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज़्यादा कंटिग्यूअस एक के बाजू में एक कंटिग्यूअस कहा जाता है। वो टाइगर पॉपुलेशन जो है दुनिया में 724 टाइगर की हमारे देश के वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है। ये भी एक एमसीक्यू बनाया जा सकता है आपके लिए। ठीक है, इस इन्यूमरेशन प्रोसेस के बारे में देखिए, ये दुनिया में सबसे बड़ा आज तक किया गया एक वाइल्ड लाइफ सर्वे था।
ठीक है, इतना याद रखिए। यहाँ आंकड़े दिए थे कि कितने राज्यों में हुआ, देखिए 20 राज्यों में हुआ, इतना आपसे पूछा जा सकता है। फिर कितने स्क्वायर किलोमीटर वगैरह में हुआ ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। ये जो 2 बातें मैंने बताई, 20 राज्यों में हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा ये ग्लोबल वाइल्ड लाइफ सर्वे है, ये आप याद रखिए। ठीक है, अब देखिए आते हैं यहाँ पर कि ये अभी तक इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ हम देख रहे थे, अब द हिंदू ने इसमें के कुछ और पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, तो उसको भी मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है कि 1/3 ऑफ इंडियाज टाइगर्स आर लिविंग आउटसाइड टाइगर रिजर्व्स। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 1/3 बाघ जो भारत में रहते हैं वो टाइगर रिजर्व्स के अंदर में नहीं रहते हैं। ठीक है, वो टाइगर रिजर्व्स के बाहर रहते हैं और 50 में से 17 टाइगर रिजर्व्स जो हैं वो अब अपनी कैपेसिटी पे पीक पर पहुंच रहे हैं। यानी जनसंख्या पहले टाइगरों की कम थी, आज से 4-5 साल पहले, तब हम बहुत मुहिम चला रहे थे। अब जब बढ़ गए टाइगरों की संख्या तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास तो उतनी जगह ही नहीं है। ऑलरेडी जो है यहाँ पर बर्थ नहीं मिल रही है वाला बात है, ट्रेन में वेटिंग लिस्ट चल रहा है, जैसा सिचुएशन यहाँ पर हो गया है। इंडिया में स्लोली भी अप्रोचिंग इट्स पीक कैरिंग कैपेसिटी ऑफ टाइगर्स, ऐसा बताया जा रहा है। फिर यहाँ पर देखिए ऐसा बोला जा रहा है कि कोर रिजर्व फॉर मेनी टाइगर्स आर सच, कि वो जो कोर रिजर्व है उसको सस्टेनेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी बाहर घूमते रहते हैं। ठीक है, कोर रिजर्व में हम इंसानों की आवाजाही बंद रखते हैं और वहाँ पर उनको खाने के लिए अच्छे प्रे मिल जाते हैं। ठीक है, टाइगर वहाँ जाता है, खाता है, फिर वहाँ से निकल जाता है, फिर वो दूसरे इलाकों में घूमता रहता है। इससे क्या हो रहा है कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की संभावना बढ़ती जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि टाइगर एरियाज़ को हम सोर्स एरियाज़ और सिंक एरियाज़ में हम डिवाइड कर सकते हैं। सोर्स एरियाज़ यानी जहाँ पर टाइगर जाते हैं उनको खाना और शेल्टर, और मान लीजिए अगर किसी से बचना हो तो वहाँ भागेंगे, तो वो सोर्स एरिया है उनके लिए। और उसके बाद जब वहाँ पर कहीं से निकल जाते हैं, जब वहाँ से निकल जाते हैं जहाँ घूमते रहते हैं, यहाँ पर उसको सिंक एरिया कहा जाता है। तो हमको सोर्स और सिंक एरिया में कैसे पॉपुलेशन डिवाइडेड है इसको लेकर पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। जनरली 60-40 स्प्लिट होता है। जनरली सोर्स एरिया में 60% टाइगर रहते हैं और सिंक एरिया में 40% टाइगर रहते हैं, पर ये वेरी भी कर सकता है। ठीक है, तो ये जो फोकस ऐसा होना चाहिए कि रिजर्व जहाँ पर नरिशमेंट ज़्यादा नहीं है, जहाँ पर टाइगर्स के लिए स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, वहाँ पर स्थितियों को और बेहतर बनाया जाए, रादर दैन जहाँ पर पहले से ही बहुत अच्छी पॉपुलेशन है वहाँ और ज़्यादा रिसोर्सेज भेजे जाएँ। क्योंकि ये हो सकता है कोई भी सरकारी बाबू, आप IFS ऑफिसर बन जाएँ, आप DG फॉरेस्ट बन जाएँ, आपके सामने फाइल आए, आप पता चला बोलें कि प्रति टाइगर इतने लाख रुपए एलोकेट कर दो, तो जिन रिजर्व्स में ज़्यादा टाइगर ऑलरेडी मौजूद हैं, वहाँ व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है, वहाँ आप ज़्यादा फंड एलोकेट कर देंगे क्योंकि वहाँ ज़्यादा टाइगर पहले से मौजूद हैं। और जहाँ टाइगर बेचारे कम हैं, जहाँ व्यवस्था बढ़िया करने की ज़रूरत है कि और टाइगर्स वहाँ पर आएँ, वहाँ आप कम फंडिंग करेंगे। कई बार ऐसी सरकारें इस तरह के गलत फैसले ले लेती हैं और शायद ऐसे ही फैसले ले रही हैं, इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि इस तरह से हमें करना चाहिए। ठीक है, और भी देखिए हम फाइनल इसके आर्टिकल पे आते हैं कि जब ये टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में थे तो वहाँ पर बहुत सारे टाइगर जो थे वो सोर्स पे डिपेंड कर रहे थे, लेकिन उसके बाहर रह रहे थे। जो मैंने बताया सोर्स में रहते हैं पर बाहर घूमते रहते हैं। कॉर्बेट में देखिए 231 टाइगर हैं रिजर्व के अंदर, पर 266 ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं, वहाँ खाने पीने आते हैं। आप समझ रहे हैं। कान्हा में 88 अंदर रहते हैं, 108 इसके ऊपर डिपेंडेंट है। पेंच रिजर्व जो महाराष्ट्र में है उसमें 53 अंदर है, पर 82 उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी हो रहा है कि कोर रिजर्व्स में टाइगर को खाना मिल जाता है पर उसको रहने के लिए, फ्रीली घूमने के लिए जगह नहीं है, वो उसके बाहर जा रहा है। यानी इतने टाइगर हो रहे हैं कि ओवरफ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तराई रीजन और शिवालिक हिल जो हैबिटेट है, अब ये अगेन MCQ वर्दी एक पॉइंट आ गया, MCQ से पूछा जा सकता है। वहाँ पर सबसे हाईएस्ट टाइगर डेंसिटीज हैव बीन अचीव्ड। इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व टाइगर्स का कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो आपको बताना है हिमालय के तराई रीजन में और शिवालिक हिल्स के हैबिटेट में। ठीक है, फिर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून कहाँ है, देहरादून में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सॉरी, वो देहरादून में है। ये आप याद रखिए, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि फलाना इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। ठीक है, चलिए टाइगर वाली बात खत्म हुई, अब न्यूजीलैंड वाली बात पे आते हैं। न्यूजीलैंड ने अपनी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हांगकांग के साथ खत्म कर दी है। देखिए ये खत्म क्यों कर रहे हैं अपनी प्रत्यर्पण संधि। प्रत्यर्पण संधि होती क्या है पहले, ठीक है, किसी भी देश में अगर कोई इंसान क्राइम करके किसी दूसरे देश में भाग जाता है तो उस देश में उस इंसान को कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि आप उसे पकड़ नहीं सकते, क्योंकि आपके देश में तो उसने कोई क्राइम किया नहीं है, उसने किया है दूसरे देश में। और आप तो एक आज़ाद मुल्क हैं, आपके देश में आपके देश का कानून चलता है, किसी दूसरे देश का कानून तो चलता नहीं है। उसका कानून आप अगर अपने यहाँ चलाने लगे तो आप तो उसके अधीन हो गए, आप तो उसके ऊपर डिपेंडेंट कंट्री हो गए। ऐसा तो कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा। तो इसलिए लोग ना भाग सकें, लोग प्रत्यर्पण संधि करते हैं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी करते हैं, अपने देश में ऐसा कानून बनाते हैं कि जिस देश के साथ मेरी ट्रीटी है वहाँ अगर कोई क्राइम करके भागता है तो मैं अपने देश में भी उसे पकड़ के उस देश के हवाले कर दूंगा।
लेकिन हांगकांग के साथ जब इनकी संधि है, अब वो क्या कह रहे हैं कि बीजिंग चूंकि हांगकांग के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, पहले जो एग्रीमेंट था हांगकांग के कानून हांगकांग खुद बनाएगा, अब बीजिंग उनके लिए कानून बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये संभव है कि हांगकांग में जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स हैं उनको बीजिंग जो है उन पर कोई मुकदमे दर्ज कर दे। और चाइना में तो आपको पता ही है कानून कितने सख्त हैं, और वहाँ फेयर ट्रायल मिलने की भी संभावना बहुत कम है, क्योंकि एक तरह से वन पार्टी तानाशाही स्टेट है वो। तो वो वहाँ से भाग के हो सकता है न्यूजीलैंड में आने की कोशिश करें, और ऐसे समय में न्यूजीलैंड इन लोगों को, ये चूंकि प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट हैं, कोई क्रिमिनल नहीं है, इन्हें चाइना के सुपुर्द नहीं करना चाहेगा। ठीक है, यही स्थिति ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड की भी है। उन्होंने भी अपनी अपनी प्रत्यर्पण संधियां चीन के साथ खारिज कर दी हैं, बंद कर दी हैं। बदले में चीन ने भी इन देशों के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधियां खारिज कर दी है, जो कि ऑब्वियस बात है। ठीक है, करेगा ही। तो ये न्यूज़ है, आने वाले दिनों में इस लिस्ट में देशों के नाम ऐड हो सकते हैं, आप नोट करते रहिए। आपसे सवाल आ सकता है किसने किसने खारिज की है। ठीक है, अब देखिए, अमेजॉन, एप्पल, फेसबुक और गूगल के सीईओज को अमेरिकी पार्लियामेंट में अपने यहाँ पेशी में बुलाया है। अब इनके ऊपर क्या पेशी, इनके ऊपर क्या मामला चल रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए, देखिए कि पिछले 13 महीनों से इनके ऊपर एक जांच चल रही है अमेरिकी पार्लियामेंट द्वारा। ठीक है, इसमें इन्होंने 13 लाख डॉक्यूमेंट जमा किए हैं और लोगों से बात किया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि इनका जो बिजनेस इतना ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो ये कंपटीशन को कम करते हैं, दूसरे जो कंपनियां हैं उनके धंधे में ये आप कहिए कि उनका धंधा कम कर देते हैं गलत तरीके से, पहली बात। दूसरा, कस्टमर्स के साथ गलत करते हैं और कस्टमर कुछ बोल नहीं पाता इनको, क्योंकि इनकी पावर इतनी ज़्यादा है ना। मान लीजिए गूगल ने, आपका नाम है और गूगल कह दे कि आपका नाम, आप अपना पासवर्ड नहीं बना सकते, तो अब आप कहाँ जाएंगे? पूरी दुनिया गूगल ही चला रहा है, क्रोम से लेके जीमेल से लेके ड्राइव से लेके सब कुछ गूगल का है। क्या आप गूगल को कह सकते हैं कि आप अगर ये कह रहे हैं कि मेरा नाम, मैं पासवर्ड नहीं बना सकता, ये गलत है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, आप नहीं कह सकते। ठीक है, इस तरह की बहुत छोटी छोटी बातें हैं। हम और आप, अगर आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया में गूगल के बाद आए हैं। ठीक है, तो उन्होंने दुनिया वही देखी है जो ये इंटरनेट जाइंट्स, जो इंटरनेट की दुनिया में वो पैदा हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को आप एकदम तुरंत मान लेते हैं, जो कि तुरंत मानने वाली चीज़ें हैं नहीं। जैसे आपने पासवर्ड डाला और गूगल ने कहा कि नहीं, आपको इसमें एक लेटर कैपिटल रखना पड़ेगा, आपने कहा ठीक है हम रख देते हैं। लेकिन अब गूगल के पास ये अधिकार क्यों है कि वो आपको कह सके कि आप अपना पासवर्ड कितना स्ट्रांग रखेंगे, कितना वीक रखेंगे और क्या करेंगे, है ना। तो इसी तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो कि काफ़ी सालों से जो दुनिया भर के नीति निर्धारक हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी फाइट चलती रहती टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ। इसी आर्टिकल में दिया है, आज से 2 दशक पहले अमेरिकी लॉ मेकर्स ने कोशिश की थी कि माइक्रोसॉफ्ट को तोड़ के कई कंपनियों में बांट दिया जाए। उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट जो है उसका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट फ़ोन भी बना रहा है, माइक्रोसॉफ्ट और भी सॉफ्टवेयर बनाता है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह बनाता है, फिर माइक्रोसॉफ्ट का अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर करके वेब ब्राउज़र भी है। ये सारे बिजनेस एक इंसान के हाथ में नहीं होने चाहिए, वरना ये पूरे इंटरनेट के इकोसिस्टम पे अपना कब्जा जमा लेगा, किसी और को घुसने नहीं देगा और कस्टमर्स के साथ मनमाना व्यवहार करेगा। ठीक है, उस समय कैसे तो बिल गेट्स जी जो इसको रोकने में समर्थ हो गए, माइक्रोसॉफ्ट को तोड़ा नहीं गया। पर जब से हम बड़े हो रहे हैं, हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि किसी भी कंपनी को इतना बड़ा नहीं होने देना चाहिए कि वो एक तरह से गवर्नमेंट से ही बड़ा हो जाए, है ना। उसके हाथ में इतनी ताकत नहीं आने देनी चाहिए। जो ऑफलाइन बिजनेसेस हैं, ब्रिक एंड मोटर बिजनेस जिन्हें कहना चाहिए, वहाँ किसी भी एक कंपनी को इतने सारे पावर अक्यूमुलेट करने नहीं दिया जाएगा। उसके खिलाफ हर देश में कानून है ना। हमारे देश में भी MRTP एक्ट है, जो आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर आप पढ़ के देख सकते हैं, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, है ना। उसी तरह के कानून दूसरे देशों में भी है। उसी से रिलेटेड इन सारे चारों जो CEO हैं उनको अब सदन में हेयरिंग के लिए बुलाया जा रहा है अमेरिकी पार्लियामेंट में। हालांकि फिजिकली कोई जाएगा नहीं, कोरोना का समय है, सब ऑनलाइन ही अपना टेस्टिफाई करेंगे। ठीक है, आने तो एक तो इन CEOs के नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कितना एथिकल है नहीं है ये पॉइंट, उनके ऊपर क्या क्या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वायलेशन वगैरह होता है, या आप गूगल करके पढ़ के रखिए, मेंस में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। देखिए, ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक जाइंट्स हैं, वो इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने इस तरह के अनाउंसमेंट किए थे। देखिए कि वो वहाँ पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसके जो फार्मा से रिलेटेड वाला जो न्यूज़ था वो कल मैंने कवर किया था। यानी आप प्रोडक्शन करिए, सरकार आपको कुछ पैसा, प्रोडक्शन का जितना सेल आप करेंगे उसका कुछ पैसा सरकार आपको तोहफे के तौर पे देगी। चलो 5% दिया, चलो 10% दिया, ऐसे करके। ठीक है, तो हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी इस तरह के कई अनाउंसमेंट हैं। जैसा कि देखिए, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान का पेगाट्रॉन जो है वो भारत सरकार के साथ फाइनल स्टेज ऑफ डिस्कशन में है कि कैसे हम या तो नया प्लांट लगाएं या एग्जिस्टिंग प्लांट में अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं कि
$1 बिलियन से कम की ही ये डील्स होगी करंटली, लेकिन आने वाले समय में ये और बड़ी बड़ी डील्स कर सकते हैं। सिंगापुर बेस्ड कंपनी है फ्लेक्सोट्रॉनिक्स, ठीक है, और भी इसने भी गवर्नमेंट को अप्रोच किया है कि हम भी ये जो चेन्नई में हमारा यूनिट है उसमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और आपकी PLI स्कीम का यूटिलाइज करेंगे। कंपनी की करंटली भारत में 10 और यूनिट है, यानी इनकी बात अगर बैठ जाती है चेन्नई वाले प्लांट में तो हो सकता है अपने बाकी 10 प्लांट में भी ये प्रोडक्शन बढ़ाएं, ठीक है। PLI स्कीम के तहत क्या होगा, कंपनियां अगर अपना जो सेल्स बढ़ाएंगी और एक्स्ट्रा सेल्स इंडिया में करेंगी तो उसका 4 से 6% उनको भारत सरकार पैसा वापस कर देगा, ठीक है। तो बैठे बैठे मुनाफा है, आने वाले 5 सालों में ये काम किया जाएगा। टोटल इंसेंटिव जो भी हर एक कंपनी को दिया जाएगा, इसके लिए एक पावरफुल कमेटी बनेगी जो इस पर फाइनल कॉल लेगी, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है सवाल, इस कमेटी में कौन कौन होगा। देखिए, सेक्रेटरी होंगे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। ये सारे डिपार्टमेंट हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के। फाइनेंस मिनिस्ट्री में कितने कितने डिपार्टमेंट हैं ये आप पढ़ के रखिए, नोट करके रखिए, आपसे पूछा जा सकता है। फिर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, अपार्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के जो सेक्रेटरी हैं, और नीति आयोग के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ये सारे मिलके उस कमेटी में रहेंगे जो तय करेगा एक इंडिविजुअल कंपनी को 4 से 6% के बीच में कितना इंसेंटिव दिया जाए, ठीक है। ये आप याद करके रखिए, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर LG इंडिया जो जिनका मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नोएडा में है, वो भी सोच रहे हैं कि हम कैसे एक्सपैंड करें, ठीक है। उसके बाद बजट कैटेगरी में जो मोबाइल फ़ोन है लावा, डिक्सन और कार्बन, उन्होंने भी इस स्कीम के लिए अप्लाई किया है। इसके कई फ़ोन आप में से कई लोगों ने इस्तेमाल भी किए होंगे। कंपनियाँ जो 15,000 या ऊपर के मोबाइल फ़ोन बेच रही हैं, जो उनको पहले साल का इंसेंटिव जो है 6% रखा गया है, ठीक है। जो और इसमें क्या कहा गया कि इंडियन नेशनल्स के लिए जो 4 साल का इंसेंटिव उनको दिया जाएगा वो मैक्सिमम 200 करोड़ ही दिया जाएगा। 6% तो प्रोडक्शन का दिया जाएगा, पर 200 करोड़ के ऊपर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसमें एक बात ये भी है कि देखिए, आखिरी जो पैरा मैंने हाईलाइट किया है, इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 ने एक बात नोट की थी कि भारत में लोग हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने नहीं आते हैं, वो कंपोनेंट कहीं और मैन्युफैक्चर करते हैं, भारत में आके उसको असेंबल करना चाहते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे ने ये बात नोट की और भारत सरकार को ये एडवाइस किया कि हम भी एक असेंबलिंग जाइंट बनने की कोशिश करते हैं, दुनिया का असेंबलिंग हब बनने की कोशिश करते हैं ऑफ नेटवर्क प्रोडक्ट्स सच एज कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और रोड व्हीकल्स वगैरह, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिए, ये भी आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, गवर्नमेंट ने एयर इंडिया में 100% FDI के लिए NRIs को ऑथोराइज कर दिया है, ठीक है। जब एयर इंडिया को बेचने की सरकार काफ़ी सालों से कोशिश कर रही है, कोई खरीदार उतना मिल नहीं रहा है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया है कि FDI में NRI जो हैं उनको 100% FDI करने का अलाउ कर दिया है। यही सिर्फ आपसे पूछा जाएगा। एक तो जो फॉरेन एयरलाइंस है, मान लीजिए कोई विदेशी एयरलाइन है, वो अगर एयर इंडिया में निवेश करना चाहती है तो वो 49% से ज़्यादा निवेश नहीं कर सकती। लेकिन NRI अगर हैं, जो कि भारत के नेशनल सिटीज़न हैं पर बाहर रहते हैं, NRI हैं, वो अपना 100% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अंडर ऑटोमेटिक रूट, उनको पहले से परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो गाइज, अब हम आ चुके हैं वीडियो के अंत पर, और हो सकता है कई लोग स्टार्टिंग से एंडिंग पर सीधा पहुंचे हो, तो देखिए आंसर्स हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन टेक अ कॉल ऑन असेंबली इलेक्शन डेट्स, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉल ले सकता है, ठीक है। आर्टिकल 239AA इज रिलेटेड टू द स्पेशल स्टेटस ऑफ दिल्ली। फिर इंडिया ने जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग इनॉग्रेट करवाई है एक देश की, वो देश है आपको मॉरिशस, और उसकी राजधानी है पोर्ट लुइस, जहाँ पर कि इनॉग्रेशन हुआ है। प्रिंसिपाल सिंह है लेटेस्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड टू प्ले फॉर NBA, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया कब स्टार्ट किया गया था? 1973 में स्टार्ट किया गया था। ध्यान से सुनिए, ये ऑप्शन बाय मिस्टेक गलत आ गया है यहाँ पर, 1975 नहीं, 1973 में इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और भारत में नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व जो है वो 50 हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, ये थी मेरी करंट अफेयर्स की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा अप्रोच पसंद आ रहा होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आइए और मुझे बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में मेरे वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। और देखिए, ये एक बहुत बड़ी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का चैनल नहीं है, ये आपका हमारा अपना चैनल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको इंडिविजुअल अटेंशन मिल पाएगी। जो एरियाज़ पे आप चाहेंगे कि वीडियो बने, उन एरियाज़ पर मैं वीडियो बनाऊंगा। जिस तरह से आप चाहेंगे आपको समझाया जाए, उस तरह से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत आपका फ़ायदा है कि ये चैनल आपका, मेरा, हम दोनों का फायदा है कि हम मिलके अपनी फैमिली को साथ में बढ़ाएं, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में मेरे वीडियोस को शेयर करिए, सब साथ में आइए, कमेंट सेक्शन में अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए और बताइए क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, किस तरह के और वीडियोस आप मेरे चैनल पर देखना चाहेंगे। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल।